अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का स्टार्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस से आप क्या करते हैं कि जी हम सैंपल स्पेस बनाए बगैर ही प्रोबेबिलिटीज वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज वगैरह जो है वो कैलकुलेट करें, तो हम उसके बगैर भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, करते करते हम बाइनोमियल जो कि फर्स्ट हमने डिस्कस की, देन पाइथन, हाइपरज्योमेट्रिक, ये तीन हमने डिस्कस की। और ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब है ना 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। लेकिन अगर डेटा सेट या वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो इसके लिए सिर्फ एक, दैट इज नॉर्मल। तो 4 पूरी हो गई, बाइनोमियल, पाइथन, हाइपरज्योमेट्रिक। अगर डेटा सेट डिस्क्रीट हो, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, जो भी हमने पढ़े हैं, और ये उस वक्त यूज करनी है जब डेटा सेट जो है वो कॉन्टिन्यूस। हाइट 5 के बाद 6 फुट होता नहीं जी, बहुत ज्यादा बीच में है। टाइम 6 के बाद 7 बजते हैं नहीं, सेकंड, नैनो सेकंड, पीसीओ सेकंड, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेकंड चलते रहते हैं ना। वेट, इस तरह ये सारा कंटिन्यूस। फिर बात आ गई पैरामीटर्स की। इसके 2 पैरामीटर्स हैं जो आपके पास हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, और इन 2 पैरामीटर्स में एक जो पैरामीटर है उसे हम कहते हैं म्यू, दैट इज मीन या एवरेज, इसका एक पैरामीटर है, और एक है वेरिएंस, तो इसके 2 पैरामीटर हैं। अब बात जहां आ गई कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में क्या इशू है कि जी कैलकुलेशन में जब आप करते हो, कैलकुलेशन में जब आपने करना है इसको, कैलकुलेशन के लिए आपने फार्मूला वगैरह यूज करना है, तो कैलकुलेशन में फार्मूला यूज करने के लिए हम इसका जो फार्मूला लिखते हैं, वो जो फार्मूला ना एक्चुअली वो शायद हम यूज ना करें, क्योंकि इस फार्मूले में 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट e to the power -1/2 x minus mu over sigma and then whole square। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला। बाइनोमियल में तो बड़ा ही आसान था, पाइथन का भी आसान था, हाइपरज्योमेट्रिक में भी कर लिया हमने, लेकिन ये तो जी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। बिल्कुल मुश्किल सा ही है। लेकिन जो प्रॉब्लम इसमें है वो ये है कि फर्ज करें अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक कोई वेरिएबल x है
और आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है बिटवीन 2 and 3, बिटवीन, ये वर्ड x 3 से कम है या उसके बराबर है, x बड़ा है 2 से, तो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं x इज बिटवीन 2 and 3। आप कहिए 2 और 3 के दरमियान तो कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ होते हैं, बहुत इन्फिनिट अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर। समेशन नहीं यहां लगेगी कंटिन्यूस केस में, ये सिंबल जिसे हम इंटीग्रल सिंबल बोलते हैं। और कहा जाता है कि जी 2 से लेकर 3 तक जितनी वैल्यूज हैं, याद रखें बहुत ज्यादा हैं, सब की सब वैल्यूज की इस फार्मूले को यहां पुट करो, जो भी ये फार्मूला है, और कैलकुलेशन कर दो। ये कंसर्न था। एक तो समेशन नहीं हम करते, अगर वैसे डिस्क्रीट होता ना तो 2 और 3 के दरमियान तो डिस्क्रीट में नंबर होता ही कोई नहीं है, 2 के बाद 3 ने आना, दरमियान में क्या कुछ भी नहीं। लेकिन कंटिन्यूस केस में आप कहेंगे 2 और 3 के दरमियान भी बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो पहला काम कि जी हम इसका समेशन तो नहीं करेंगे, हम इसका इंटेग्रल करेंगे। इंटेग्रल, ये बात ठीक है। अब ये जो इंटेग्रल कैसे करना, समेशन तो जमा करना होता है ना, ये भी बिल्कुल जमा करना ही है इंटेग्रल, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे इसे? तो इसलिए कि हमें कैलकुलेटर अलाउ कर दी है उसने। उन्हें कहा जी कि ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना इंटेग्रल, तो मैंने इंटेग्रल सॉल्व करके उसकी प्रोग्रामिंग करके कैलकुलेटर में फीड कर दिए, और हमें अब कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है, हम इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा इसको यूज करने के लिए कि इसकी आप ऐसा कह लें कि एक शेप बना लें नॉर्मल, क्योंकि इसकी शेप डेटे की बिल्कुल ऐसे बनेगी। सेंटर में उसका क्या होगा, मीन, कम से कम वैल्यू -इन्फिनिटी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू x की। मतलब टेम्परेचर की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव कितना कम से कम हो सकता है, आपकी लिमिट तो नहीं लगा सकते, तो मैंने लिख दिया जी पता नहीं कहां से चले -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिख दे। अच्छा, कल मैंने आपसे ये बात की थी एक स्लाइड्स के थ्रू, अगर मैं दोबारा इसको रिवाइज कर दूं, स्लाइड्स को अगर देखें तो वो ये थी कुछ इस तरह के कि अगर म्यू बदलेगा, म्यू चूंकि यहां पर है, तो फिर इस म्यू बदलने से म्यू अगर बढ़ता जाएगा तो ये इधर को शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि म्यू जो है वो चेंज होता जाएगा। तो देखिए वो साइड पे जो जो डेटा सेट है वो उस साइड पे जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। देन म्यू और बढ़ गया वो और उधर को चलेगा, म्यू और बढ़ गया वो और जुड़ेगा, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी, ये वाली स्प्रेड नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट करती है और वेरिएंस वेरिएशन सेम है। सेकंड, मीन नहीं बदलेगा तो मीन तो यही रहेगा हर दफा सेंटर में। वेरिएंस कम होता जाएगा, वेरिएंस कम होता जाएगा, सुकड़ती जाएगी, ये देखिए वेरिएंस ज्यादा होता जाएगा, फैलती जाएगी। ठीक, तो अब प्रॉब्लम कंप्यूटर के लिए, कैलकुलेटर्स के लिए भी ये आ गया कि ये तो इंटीग्रल तो वो सॉल्व कर दे, लेकिन कहेगा ये आप, वो कैलकुलेटर कहेगा आपने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है, शेप इसकी फिक्स रहती नहीं है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे सॉल्व कर दूं। लाइक फर्ज करें यहां 2 है, यहां 3 है, और हम एक्चुअली उसको कह रहे हैं कि भाई ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाला फिल इन, ये वाला हमें सॉल्व करके बताओ, दिस वन, ये हमें एक्चुअली वो हमसे डिमांड कर रहा है, दिस एरिया डिमांड हमसे कर रहा है, ये वाला एरिया, ये उसकी डिमांड है, यानी कि हमारी ये डिमांड थी। अब वो कर तो दे, उसने क्या करना है, उसने इसको इंटेग्रल लगाना है और 2 से लेके 3 तक, और जो भी उसको कैलकुलेटर का फार्मूला लिखा गया आगे उसने आंसर बता देना, और हमने कहना ले जी हो गया, 2 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी आ गई, बात ठीक हो गई।
प्रॉब्लम कहां पर आएगी, ये किस म्यू के लिए ये कैलकुलेटर में डेटा वो फीड करते, चूंकि म्यू 50 की शेप कुछ और होनी थी, और अगर म्यू जो है वो 50.1 हो जाता तो उसकी शेप थोड़ी बदल जानी थी, और अगर म्यू 60 हो जाता तो शेप और बदल जानी थी। तो किस म्यू के लिए कैलकुलेटर में डेटा फीड किया गया है। अब मीन, किसी डेटे का मीन कितना हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है ना। हमें क्या पता किसी डेटे का मीन कितना हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। टेम्परेचर नेगेटिव 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 पूरा साल रहा है, जब मैंने मीन कैलकुलेट किया तो वो भी नेगेटिव ही आ गया। तो मैं तो फिर कैलकुलेटर को कैसे प्रोग्रामर कैसे करता। तो एक आइडिया फिर ये लिया कि नहीं जी ये काम नहीं चलता, आप किसी तरह से ऐसा डेटा बना लें जिसका कम से कम ये दो चीजें फिक्स हो जाएं, ये ना बदले। कहता जी फिर प्रोग्रामर के लिए इस तरह के काम करना ज्यादा आसान था। तो याद करें कि जो लास्ट टाइम हमने यही यहां पर परफॉर्म किया था, जो लास्ट हमने क्या करें कि ये तो आपके पास एक्स वेरिएबल का डेटा है, एक्स वेरिएबल जिसका मैंने ये वाला फार्मूला लिखा, आल्दो हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसको जो है वो सॉल्व नहीं करना, लेकिन बहाल ये वाला फार्मूला है, इसकी शेप ये है। अब बात आगे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना, इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे, लेकिन मसला यही आएगा कि जी म्यू कितना रखेंगे, सिग्मा कितना रखेंगे, वो तो हर दफा चेंज होगा। तो पहले ये वाले काम तो करे ना। उसने कहा स्टैंडर्ड वेरिएबल बना दे। देखिए ये क्या चीज है, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल, याद है ना हमने पढ़ा था। जब स्टैंडर्ड वेरिएबल बनेगा तो ये फार्मूला ये बन जाएगा, शेप उसकी ये आ जाएगी। फर्क सिर्फ ये आएगा कि स्टैंडर्ड वेरिएबल का मीन 0 होता है, इसका मीन पता नहीं क्या होता है। तो कैलकुलेटर पे ये वाले फार्मूले फीड हो गए। 0 मीन 1 वेरिएंस रख के प्रोग्रामर ने फीड कर दिया। उन्होंने कहा अब ठीक है, वो हर दफा मीन हर दफा वेरिएंस बदल बदल के, हाँ कैलकुलेटर आप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो एक्सेल वगैरह में भी ये ऑप्शन है, वो कहता है जो मर्जी मीन बता दें। लेकिन कैलकुलेटर चूंकि एक लिमिटेड कैलकुलेशन करता है, वो कहता है जी कि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप जो मर्जी मीन मुझे बता दे, जो मर्जी मुझे वेरिएंस बता दे। मैं सिर्फ आपको ये फैसिलिटेट कर सकता हूं कि मैंने 0 मीन और 1 वेरिएंस के लिए फार्मूला फीड कर दिया। तो अब हमारा जॉब यही हुआ करेगा, जब भी हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहेगा, हम फौरन उस वेरिएबल को पहले जी वेरिएबल में बदल लिया करेंगे और फिर कैलकुलेटर की मदद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैसे कैलकुलेटर की मदद से हमने अपने प्रॉब्लम्स या प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करनी है। अब मैं ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये क्वेश्चन हैं। बड़ा केयरफुली आपने देखना है, क्योंकि ये चीज समझ आ गई ना तो अगला सारा चैप्टर बाकी जो बचा है वो भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू 2.5। मैं जरा इसको एक दफा मैनुअली स्केच कर दूं ताकि हमें वो उस पे समझ आ जाए, एंड देन फिर हम वो सारा का सारा जो है इसको जो है वो खुद ही कर लिया करें। प्रोबेबिलिटी z वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू 2.5, ये क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, z वैल्यू, कौन सी z वैल्यू, वो तमाम z वैल्यू जो 2.5 से कम हो। जो आपने पेपर वर्क करना है, फौरन स्केच कर लेना है अपने रफ पेज पे। सेंट्रल लाइन z तो पहले बना हुआ है, ओके हमारा काम आसान है इस वक्त तो। हाँ अगर वो ना बना होता x लिखता तो फिर मैंने z बनाना था, ये तो बना हुआ हमारा काम। अब ये जो 2.5 है इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब ये जो 2.5 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, वो 0 की राइट साइड पर आएगी कि लेफ्ट पर आएगी। ये प्लस इन्फिनिटी तक मैंने यहां है और ये है, तो 0 की जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये बात मुझे श्योर हो गई कि 2.5 इस साइड पर आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है
कि जी यहां करके लिखना है, यहां करके लिखना है या यहां करीब करके लिखना है, ये कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए मानी रखती। बस मायने ये रखती है कि हमने 2.5 को बिल्कुल सही जगह पर रखा है, वो जीरो की राइट साइड पर रखा है, ये काम तो हो गया कि 2.5 को बिल्कुल सही जगह पर लिख दिया गया। अब आपने ये यहां पर जी वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये जी वैल्यूज हैं, ये जीरो है, ये नेगेटिव जी वैल्यूज हैं। अब पढ़े क्या लिखा हुआ है, जी वैल्यूज क्या है, वो लेस देन, किससे लेस देन, 2.5 से लेस। तो आप यहां पर मार्क कर लें और ये कहें कि ये वो तमाम वैल्यूज हैं, ये वाला पॉइंट, ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि 2.5 से कम है। इसको मैंने ये डार्क शेड कर दिया है, ठीक है ना। उसने कहा था वो तमाम जी वैल्यूज जो कि 2.5 से कम है, तो ये वो सारी की सारी जी वैल्यूज हैं जो कि 2.5 से कम है। क्या करना है तमाम वैल्यूज का, इन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। क्या करना है, शेप बनानी है, सेंटर लाइन लगा दिया, जीरो लगा दिया, फिर वैल्यू पड़ी 2.5, वो जीरो की राइट साइड पर आ गई। अब क्या करना है जी, देखते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ें, जी वैल्यू विच इज लेस देन 2.5, तो तमाम जी वैल्यू जो 2.5 से किधर को हो वो लेस है। ये सारी कहां तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। और आप अगर समझें कि कैलकुलेटर कैसे करेगा, तो कैलकुलेटर ने एक्चुअली इंटीग्रल सॉल्व करना है, कहां से स्टार्ट करके, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके उसने 2.5 तक का जो इंटीग्रल है वो उसने सॉल्व करना है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2.5। इस फार्मूले में उसने वैल्यूज जो हैं वो प्लेस कर देनी है। तो आप कह सकते हो कि जो वैल्यूज उसके पास आएंगी, ये वैल्यूज जो आपको एरिया दिया गया है उस एरिया पे ये वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे। जी वैल्यूज विच इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, ये वैल्यूज जो है वो इस एरिया पे प्लेस हो जाएगी। अब इस एरिया पर जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे, देन ये अब कैलकुलेटर से आप इसका सारा एविडेंट जो है वो आप मालूम कर लेंगे। अब हमारा काम खत्म, वो फार्मूला हमने नहीं पढ़ना, हमारा काम भी शक्ल सही बनाना था, शक्ल सही बनाना हमारा काम था। अब कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व करना है, अब कैलकुलेटर ने आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेटर ने आपको इंटीग्रल सॉल्व करके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंटली फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एनी वैल्यू। कैलकुलेटर ने हमें क्या सॉल्व करके दिया है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एनी वैल्यू उसने हमें इंटीग्रल सॉल्व करके दिया है। ये अपने ज़हन में फिक्स कर लेना है आपने कि कैलकुलेटर ने एक पॉइंट माइनस इन्फिनिटी रखा हुआ है और दूसरा क्या है जी, कहां तक जाना है, वो कहता है वो आप बता दें, एनी वैल्यू। तो हमने क्या करना था, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट लेना था और कहां तक जाना था, एनी वैल्यू। कहां तक पहुंचना है हमने, 2.5 तक। ये देखें, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2.5 तक। अब ये कैलकुलेशन सारा काम कैलकुलेटर ने करना है, हमने सिर्फ आंसर लेना है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ आपको। मैं आपसे इसकी एक क्यूरी भी लेता हूं कि अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, कि सबसे पहले मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए जो आपने एक्सरसाइज करनी थी, यानी कि एरिया फाइंड करने के लिए जो काम आपने करना था, इसको जो हमने स्टार्ट लिया है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। यहां से हमने स्टार्ट लिया था, मैंने कहा था कि ये काम करना है। पहला जो काम आपको करना था, वो प्रॉपरली आपको वैल्यू प्लेस करनी थी।
2.5, it should be on the right of 0, 2.5. ठीक, इसके बाद वो तमाम वैल्यूज जो 2.5 से कम है तो फिर वो तो लेफ्ट पर आएंगे ना 2.5 के, तमाम वैल्यूज जो के 2.5 से कम है, ये वाली वैल्यूज का एरिया हमने फाइंड आउट करना था। अब बात आ गई इंटेग्रल सॉल्व करने की, तो इंटेग्रल सॉल्व होगा फ्रॉम -∞ टू, ये -∞ से हम स्टार्ट लेंगे और 2.5 तक ये जितनी जी वैल्यूज हैं ये सारा का सारा एरिया जो है, एरिया मैं अब कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी, या मैं अब ना इसको एरिया बोलूंगा। एग्जाम में भी एग्जामिनर एरिया ही कहते हैं तो हम कंफ्यूज कर देते हैं, वो इसलिए कि ये एरिया ही तो बन गया, अब ये सारा एरिया फाइंड करना था। तो इंटेग्रल सॉल्व करेंगे -∞ टू 2.5 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर को करने दें, हमारा काम सिर्फ होगा कि जी उसने क्या किया हुआ है, दो एरिया हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है, ये बात अपने ज़हन में आपने बैठा लेनी है, एरिया हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है। एक पॉइंट कैलकुलेटर को पता है और वो है -∞, दूसरा आपने बता देना है। वो कहता जी जैसे ऐसे ना, आप फर्ज करें कैलकुलेटर से डिस्कशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर कहता जी मैं आपको एरिया बताने लगा हूं, -∞ से लेके बताए कहां तक बताऊं, आपने कहना भाई 2.5 तक बताओ, यही हमारा ना, -∞ से लेके 2.5 तक बताओ, ये हमारा कंसर्न है। तो अब आपने इसको कैलकुलेटर पे किस तरह से आपने इसका एरिया जो है वो लेना है। कैलकुलेटर आप पिक करें पहले, शाबाश। अच्छा आप मुझे ये बताएं ना कि आज, क्योंकि कल भी मैंने इसीलिए इस टॉपिक को वाइंड अप नहीं किया था ताकि आज आप अपने कैलकुलेटर, किनके पास कैलकुलेटर नहीं है स्टिल आज उनके पास सॉल्यूशन, देखिए शर्माए ना कि हम हाथ खड़ा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम मुझे पता तो हो ना कि किनके पास स्टिल कैलकुलेटर नहीं पड़े हुए आज, सबके पास है? चले जी, मेरा ख्याल अब सबने अपने पास कैलकुलेटर रखे हुए, ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटीज आपने कहां से फाइंड करनी है? पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने चेंज कर लेना है अपने कैलकुलेटर को, चेंज टू स्टैट मोड, आता ना मैं मोड चेंज करना, करें पहले ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन पे, फिर आपको वो इंडिकेट हो जाएगा, यहां पर स्टैट छोटा सा लिखा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कैलकुलेटर जो है वो स्टैट मोड में चले गया। अब नीचे ऑप्शन आ रही होंगी 9, हमने इनमें से कोई ऑप्शन पिक नहीं करनी, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने AC की प्रेस कर देनी, ऑल क्लियर की, याद है एंटर सिंबल है ये, ऑल क्लियर कर देना है, यानी कि सिर्फ काम आपने स्टैट मोड में जाना ही कंसर्न है। मैं इसको दोबारा से वर्कआउट करके लिख देता हूं, चेंज टू स्टैट मोड, अपने कैलकुलेटर को आपको स्टैटिस्टिक्स मोड में ले जाना है, बस इसका काम सिर्फ मोड में ले जाना ही था, और उसके बाद आपने AC की जो है ऑल क्लियर की वो आपने प्रेस कर देनी, तो आपका कैलकुलेटर स्टैटिस्टिक्स मोड में आ चुका है। तीसरा स्टेप आपने करना है, शिफ्ट और +1 की प्रेस करनी है, शिफ्ट 1, याद है ना, आगे भी करते रहे हैं, शिफ्ट 1, और इसमें अब डिफरेंट ऑप्शंस आनी स्टार्ट हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 8 थिंक, मुझे अब क्लियर नहीं, 6 शायद। यहां पर 5 नंबर ऑप्शन को देखें, यहां पर कोई डिस्ट लिखा होगा, 5 नंबर ऑप्शन पे लिखा होगा डिस्ट, तो जब आप शिफ्ट 1 कर लेंगे, उसके बाद 4th स्टेप पे आपने क्या करना है कि 5 नंबर ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है,
जो कि डिस्ट के नाम से उन्होंने रखा, बट ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि स्टैट मोड में चेंज कर लिया, एस्केप की करके बाहर आ गए, शिफ्ट 1 किया, 6 ऑप्शन आ गई, 5वीं ऑप्शन आ गई, और वो है डिस्ट। अब इसमें जब आप 5वीं ऑप्शन डिस्ट में जाएंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आ रही होंगी। अब मुझे क्लियर नहीं है, जो कि मेरे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन आई थिंक सो कि ऐसे करके है। बहरहाल कोई नहीं, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगी। इसमें जो पहली ऑप्शन है ये आपको बताती है फ्रॉम -इंफिनिटी टू एनी वैल्यू एरिया, ये बताती है आपको। यानी कि -इंफिनिटी कैलकुलेटर ने खुद हिफज की हुई है, आपको सिर्फ एनी वैल्यू बतानी है। तो फिर तो ये बड़ा आसान काम नहीं रह गया कि क्या करेंगे हम, कि ये जो हमने बनाया हुआ है कि फ्रॉम -इंफिनिटी टू एनी वैल्यू का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर को क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे 1 प्रेस करेंगे 1, तो वो P लिख देगा ऐसे करके। आपने और कुछ नहीं करना, यहां सिर्फ 2.5 लिखना है। देखें हमारे लिए पता नहीं किसी ने, प्रोग्रामर ने क्या एफर्ट की, और मैंने एक स्टेज पे कहा जी इंटेग्रल तो सॉल्व करना ही बड़ा इशू है, लेकिन प्रोग्रामर ने बहाल करके कह दिया जी आप सिंपल ये काम लिख दें। तो टेक्निकली इसका मतलब है एरिया फ्रॉम -इंफिनिटी, तो रट्टा लगा लिया ना आपने, और 2 कहां तक 2.5, तो हमें यही चाहिए था, एरिया फ्रॉम -इंफिनिटी टू 2.5, यहां तक ही हमें ये एरिया चाहिए था। तो कैलकुलेटर पे लिखें जरा, शाबाश, सिंपल P 2.5 लिख दें, तो इससे क्या मुराद लेंगे, एरिया फ्रॉम -इंफिनिटी टू 2.5, देखें शाबाश। और अगर इस स्लाइड की बात करें तो ये आपने भी एग्जाम में ऐसे करना है, शेप बना लेनी है, पॉइंट लिख लेना है, पॉइंट लिख लेना है, शेड कर लेना है, अब कैलकुलेटर उठाना है और आपने कहना है कैलकुलेटर भी आपको -इंफिनिटी से 2.5 तक का एरिया दे देगा, तो आप कैलकुलेटर पे लिख देंगे P 2.5, तो ये सारा एरिया आ जाएगा, विच इज 0.993 जिन लोगों ने ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर ली है वो हाथ खड़ा करें जी, हमसे हो गया है, और यही आंसर आ रहा है। तो उसका मतलब है कि मोस्टली लोगों ने कर लिया है, ठीक है जी। आई थिंक सो कि अब बाकी बड़े ही ये सिंपल है। हाँ, मैनुअल ये ना, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को समझाने में उस वक्त आती थी जब मैं इस टॉपिक पर आता था। उसकी रीजन ये थी कि जब आपका मैनुअल पेपर होता था तो कैलकुलेटर इस तरह से अलाउ नहीं थे कि डायरेक्टली आप ये P 2.5 लिख के आंसर लिखते, उसके ऊपर हमें वो टेबल मिलते थे, इसमें भी मुझे टेबल यूज करने पड़ेंगे, लेकिन ये काम कम से कम बहुत ज्यादा आसान है। अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम के लिए उसी तरह से ही क्या किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है या वैसे ही प्रीवियसली रेज हैंड है?
मेरा ख्याल किसी ने वो पिछले ही हाथ से अपना हाथ लोअर हैंड कर लिया करें ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। चले, अब ये सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड, पहले पहले स्टेटमेंट पढ़ा करें। फाइंड प्रोबेबिलिटी जी वैल्यूज लेस देन -2.5। स्ट्रक्चर बना लिया, जिस तरह से मैंने कहा कि फौरन तस्वीर बना लें, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत रहने दें, उधर टाइम जाया करते रहें। बहरहाल स्ट्रक्चर बना लिया, सेंटर में 0, ताकि पता चले ये नेगेटिव है तो 0 की लेफ्ट साइड पे प्लेस कर। ठीक, फिर पढ़े जी वैल्यूज लेस देन, आपने कहना जी ये वाला है, इसकी लेवल है लेस देन, शेड कर लिया, शेड कर लिया करें। और अब आपने कहना है जी कि कैलकुलेटर कहता है एरिया फ्रॉम -इंफिनिटी, ये पॉइंट उसने आपको बोल दिया, कहता और बताएं, आपने कहा जी -2.5 तक चले जाओ, तो वो आप जस्ट उस पी में, क्योंकि -इंफिनिटी उसे खुद पता है, एरिया 2 पॉइंट्स का होता है, एक पॉइंट उसे पता है -इंफिनिटी, दूसरा आपने बताना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है या प्रोबेबिलिटी कह लें, वो तमाम वैल्यूज, कैन यू इमेजिन, जो -इंफिनिटी से स्टार्ट लेती हैं और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते करते यहां तक सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज का सम बनता है वो 0.6672 बनता है। थर्ड वन, वैल्यू प्लेस करें, कर दी, लेकिन गौर से पढ़ें, जी वैल्यू ग्रेटर देन है इस दफा ये नहीं पूछा हुआ, ऊपर वाला पूछा हुआ, ग्रेटर देन पूछा हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन पूछा हुआ। अब इसमें ना एक्चुअली 2 फंक्शंस हैं। अगर तो आपने -इंफिनिटी से स्टार्ट लेना है तो फिर पॉइंट आपने खुद बताना है, ये बता दिया, एरिया बता दिया, लेकिन यहां स्टार्ट देखिए -इंफिनिटी से नहीं है, यहां वैल्यू से स्टार्ट है और एंड उसका +इंफिनिटी है। उसमें स्टार्ट -इंफिनिटी से था, एंड वैल्यू था, यहां स्टार्ट वैल्यू से होना है, एंड +इंफिनिटी तक है। अगर मैं ये चीज लिख दूं, उसने तो मुझे ये एरिया बताना है, ठीक है ना, तो इसके लिए फंक्शन है आर का, पी नहीं आर, राइट, ऐसा ऐसा थोड़ा समझ लें। इससे मुराद क्या होगी, फाइंड द एरिया राइट टू -2.5, तो देखिए -2.5 के ऊपर वाला है, यानी कि P यूज करना है अगर हमने एरिया लेना हो -इंफिनिटी टू वैल्यू, और R यूज करना है अगर हमने एरिया लेना हो वैल्यू टू +इंफिनिटी तक जाके। वैल्यू टू +इंफिनिटी अगर आपने लेना हो तो मैंने R फंक्शन यूज करना है, ठीक। 2 फंक्शन P देखें, -इंफिनिटी टू वैल्यू P, -इंफिनिटी टू वैल्यू P, वैल्यू टू +इंफिनिटी R, वैल्यू टू +इंफिनिटी R के साथ 0.9938। फोर्थ पार्ट, एरिया अब बिटवीन आ गया, किस किस के बिटवीन, 1.5 2.5, दोनों पॉजिटिव है, सेंटर में 0 लाइन लगा ले, दोनों को एक ही साइड पे लिखे, ये 2.5 और ये 1.5। ये वाला एरिया जो आपको दोनों के सेंटर में नजर आ रहा है, एक्चुअली ये आपको कैलकुलेट करना है, ये एरिया जो कि कैलकुलेट करना है। अब देखिए P क्या करेगा, P आपको एरिया फाइंड करके दे सकता है, कहां से कहां तक का। मैं उसको जरा थोड़ा सा एक दफा मैनुअल कर दूं, फिर मैं वापस आ जाता हूं। वन 2.5, मैंने कहा था कि ये जी कितना दूर रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि दोनों एक साइड पे जाएंगे। और उसने जो हमसे क्वेश्चन एक्चुअली किया है, जो उसका क्वेश्चन रिक्वायर्ड था, वो ये वाला एरिया वो आपसे एक्चुअली डिमांड कर रहा है, ये एरिया डिमांड कर रहा है। अब P यूज करेंगे, वो तो देता है -इंफिनिटी टू वैल्यू, R यूज करेंगे
वो एरिया देता है वैल्यू टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू टू वैल्यू है, ऐसे ही है ना, स्टार्ट भी वैल्यू है ना, वो ना उसका स्टार्ट माइनस इन्फिनिटी से है ना उसका एंड प्लस इन्फिनिटी पर है। अगर माइनस इन्फिनिटी से हमने लेना होता तो पी यूज कर लेते, प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचना होता तो आर यूज कर लेते। यहां पर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू पे जाके खत्म हो जाना है, बिटवीन है, तो आप इसको पी के साथ कर सकते हैं। वो कैसे, क्या करें, पहले आप कैलकुलेट कर लें पी 2.5। जब आप पी 2.5 एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ लें कि आपके पास जो चीज अवेलेबल होगी, जब आप पी 2.5 के साथ इस चीज को करेंगे तो ये सब का सब एरिया आपको मिलेगा, यहां तक ये वाला। शेड कर लेते हैं यहां तक 2.5 फ्रॉम, क्यों पी यूज कर रहा हूं ना, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2.5 तक ये सारा एरिया आपको जो है वो अवेलेबल होगा, ये वाला। और याद रखें कि हमें जो रिक्वायर है, हमें रिक्वायर है सिर्फ ये वाला इन बिटवीन, ये वाला। जबकि इस वक्त आपको जो एरिया अवेलेबल है P 2.5 वो तो सारा इससे है। अच्छा, और अब इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस कर दें एरिया P, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक इसमें से माइनस कर दें, यानी कि यहां से स्टार्ट ले लें और यहां तक का एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहां तक का एरिया जो है वो मैंने इसमें से सारा माइनस कर दिया, निकाल दिया। क्या रह गया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, यही रह गया ना, यस यही रह गया, यही मेरी जो थी वो रिक्वायरमेंट थी। तो यही एरिया जो है वो मेरे पास रह गया। तो क्या किया मैंने, मतलब अगर बिट और रटा लगाना हो ना तो रटा लगाना भी बड़ा आसान है, सिंपल इज दैट। कैसे कि जी अगर दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया फाइंड करना हो, और जाहिर है एक दफा समझ आ जाए तो फिर एग्जाम में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या करना है आपने, इनमें जो राइट पर लिखा हुआ है वो पहले लिख दे, तो इससे मुराद होगी शुरू से स्टार्ट किया, और माइनस कर दें जो ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एरिया आ गया, कौन सा एरिया आ गया, एरिया बिटवीन आ गया, एरिया बिटवीन जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ये देखें P जो मैंने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली P जो है वो 2.5 माइनस P 1.5 सॉल्व हो गया, एरिया आ गया 0.0606। अब उसने कहा इनका एरिया ये पॉजिटिव है, ये साइड पर आ गया, ये जीरो लाइन है, नेगेटिव इस साइड पर आ गया, ठीक हो गया। प्रोसीजर वही है, P 2.5 माइनस P, साइन साथ रखना है, माइनस P 1.5, P 2.5 माइनस P 1.5 रट्टे की तरह याद हो गया। लेकिन मैंने आपको बहरहाल एक्सप्लेन कर दिया है कि जब हम P 2.5 एक्चुअली करते हैं तो आप समझ लें ये सारा एरिया हम लेते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दैट। जब आप इसमें से माइनस कर देते हो 1.5 और इस दफा ये वाला माइनस, तो आप समझ लें उसमें से ये माइनस हो गया, और जब इस पूरे एरिया में से ये माइनस हो गया तो ये बिटवीन वाला एरिया जो है वो रह गया। और याद हद तक बड़ा सिंपल, दो वैल्यूज के बिटवीन एरिया फाइंड करना हो, पहले P ये लिख दें फिर P इस तरह से लिख के माइनस कर दें, और कैलकुलेटर पे ये एक ही दफा लिखना है आपने, बार बार नहीं उसके आंसर्स कैलकुलेट करके लिखने। यानी कि शिफ्ट 1 किया, 5 किया, 1 किया तो P लिखा हुआ आ गया, ऐसे ऐसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। 2.5 लिखने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, माइनस साइन खुद लगा दें, फिर वही प्रोसीजर दोबारा करें, यानी कि शिफ्ट 1 करें, 5 करें, 1 करें, फिर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, और अब आप उसके ऊपर ये लिखते और इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे तो वो हमारे लिए सारे का सारा जो है वो सॉल्व कर देगा।
दूसरा भी इसी तरह से ही है, ये थोड़ा सा है जीरो लाइन, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ये एक साइड पर आएंगे। ये मैंने उलट नहीं लिखा हुआ, जो नेगेटिव में वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ी होती है ना, वो छोटी वैल्यू होती है, और ये नेगेटिव है तो ये दोनों एक साइड पर आएंगी। तो पहले P ये लिख देंगे, माइनस P इसे लिख देंगे, P माइनस 1.5 टू माइनस P 2.5। क्या मैं समझूं कि आपको समझ आ गई है? मैं समझूं कि आपको समझ आई है? हाँ शाबाश, सिंपल है ना। बस ज़हन में आपने रखना है P क्या करता है। P कैलकुलेटर आपको तमाम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दे देता है। प्रोबेबिलिटी को आप एरिया कह दें, आप कहें जी, मैं वो जरा एरिया रिपीटेडली इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी एरिया का वर्ड होता है तो किसी दो चीजों के दरमियान की बात होती है ना, कि यहां से लेके यहां तक का एरिया। आप कहें जी हम तो P में सिर्फ 2.5 रखते हैं और ये एरिया कैसे बनता है, दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट जिसे कहते हैं ना आपके IT टीचर, बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉइंट माइनस इन्फिनिटी है। और अगर किसी वैल्यू से प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचना हो तो फिर स्टार्ट हमने दे देना है, लेकिन फंक्शन यूज करना है कौन सा, R, और प्लस इन्फिनिटी उसके पास खुद ही रखा हुआ है, तो P और R। और कभी अगर वैल्यू टू वैल्यू एरिया फाइंड करना पड़ जाए कि जी वो भी वैल्यू है वो भी वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू है या जो राइट पर आ रही है ये वाली वैल्यू, दिस P एंड माइनस दिस वन P, एरिया बिटवीन दो वैल्यूज आ जाएगा। इन 3-4 एग्जांपल्स में मैंने यही एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की है। अच्छा जी, अब जरा बात हो जाए कि अगर क्वेश्चन हमें आता है एरिया का यानी कि प्रोबेबिलिटी का, और एग्जामिनर ने हमें जी वेरिएबल ना दिया हुआ हो, लेकिन कैलकुलेटर में तो जी वेरिएबल फीड है ना, तो फिर कैसे करना है? तो फिर हमें पहले जी बनाना पड़ेगा, हमें कौन सा नहीं आता। अच्छा, एक स्पेसिफिक पैटर्न है लिखने का। मेरे पास कोई वेरिएबल था x, एक ना पैटर्न है कि किस तरह से 3-4 डेटे को वैसे लिख देते हैं। वेरिएबल था x, क्या हो रहा है? वेरिएबल हमारे पास है x का, n बता रहा है कि उसकी शेप नॉर्मल है। बजाय इसके कि मैं पूरी डिस्क्रिप्शन लिखूं तो क्या किया जाता है, बड़ा शॉर्ट वर्ड्स में लिखा जाता है, और फिर पैरेंथेसिस में उसके दोनों पैरामीटर लिख देते हैं। तो ये एक वे है लिखने का। 3 इंफॉर्मेशन यहां दी जा रही हैं कि कोई वेरिएबल x है, शेप उसकी नॉर्मल है, n फॉर नॉर्मल, ये ना नॉर्मल शेप उसकी नॉर्मल है। आपका जी नॉर्मल अगर है तो उसके तो 2 पैरामीटर भी तो होने चाहिए, वो क्या है? तो फिर हम लिख देते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। एक जगह पर ये लिखा हुआ था, अच्छा इसको ना पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एज, यानी कि उसकी शेप कैसी है, डिस्क्रिप्शन कैसी है जी? उसकी शेप नॉर्मल है, मीन उसका 50 है, वेरिएंस उसका 5 है। आप कहें जी हो सकता है वेरिएंस 5 और नो, ये पैटर्न ऐसे ही है, पहले मीन ही लिखा जाता है बाद में वेरिएंस ही लिखा जाता है, तो फिर तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो देखें, बजाय इसके ये स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है, अ वेरिएबल x हैज अ नॉर्मल शेप विद मीन 50 एंड वेरिएंस 5। लिखते वक्त जैसे होता है ना शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम, तो हम मैथमेटिक्स वाले ऐसे लिखते हैं, कहते हैं x is distributed as normal with mean 50 variance 5, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर नोटेशन है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखे के दे और आप कहें जी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक मक्खी सी बनी हुई थी फिर उसके ऊपर नोज लगा हुआ था, तो ये ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न से आपको उसने बता दिया कि x की शेप कैसी है, उसका मीन कैसा है, उसका वेरिएंस कैसा है। अब क्या काम करना है, x को हमने z में कैसे बदलना है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, याद करें। वो उधर कैसे बदलते हैं कि किसी भी वेरिएबल में से उसका मीन माइनस कर दें,
उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें, ये दो काम कर देंगे तो आप कहेंगे कि हमने x वेरिएबल को z वेरिएबल में बदल दिया। x को z में बदलने का वे ये हमने मेजर ऑफ वेरिएशन के चैप्टर में पढ़ा। दो चीजें ले आए, उस वेरिएबल को वो कहते हैं ना बंदे का पुत्र बनाना है, यानी कि उसको स्टैंडर्ड बनाना है, उस वेरिएबल की दो चीजें ले आए। एक उस वेरिएबल का मीन ले ले, एक उस वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले ले, इस फार्मूले में उसे पुट कर दे तो स्टैंडर्ड बदल जाएगा। और स्टैंडर्ड वेरिएबल का मीन क्या होता है? 0, वेरिएंस क्या होता है? 1। तो उसको लिखना हो वही पैटर्न उसके लिए भी, लेकिन इस दफा मीन 0 और वेरिएंस 1 चूंकि स्टैंडर्ड बन गया। पिछली जो आपसे एक्सरसाइज की उसमें दिया ही स्टैंडर्ड वेरिएबल था, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो मैंने उसको बनाया को नहीं, मैंने कहा ठीक है स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कैलकुलेटर में स्टैंडर्ड वेरिएबल के फार्मूले फीड है, जो बताएं क्या करना है। लेकिन इसमें शायद ऐसा ना हो, लाइक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह आ गया, पढ़ लेंगे ना अब। एक्स शेप नॉर्मल मीन 200 वेरिएंस 15 का स्क्वायर 225 15 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ था, एंड देन फाइंड, और आगे उसने आपसे ये 3 क्वेश्चन किए। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 24। आप कह जी x का तो फार्मूला ही नहीं कैलकुलेटर पर फीड, बिल्कुल x का फार्मूला कैलकुलेटर पर फीड नहीं है। अब हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, सिंपल है ना। अब इसको पहले z में बदलना पड़ेगा। कैसे z में बदलना है? ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो चीजें जो हमें चाहिए थी z में बदलने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है, और अब 224 को z में बदल दें, x की जगह 224 रख दें, z में बदल जाएगा। यानी कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया 224 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 15, तो ये वैल्यू जो है वो z वैल्यू में बदल गई। तो x की जगह मैंने z लिख दिया, और 224 को जब z में कन्वर्ट किया तो वो बनता है 1.6। इसी तरह से इसका क्या मतलब है? x is between 209 x is between 209 x is between 209 to 191 to 209। इसको आप बदल दें, वही एक्सप्रेशन, लेकिन 191 को बदलना है, यानी कि 191 जो है वो अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 191, तो 191 को बदल दें। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 0.6 आएगा। 209 को बदल लें, तो ये आपको सिर्फ उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर है, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला काम आपको यही करना होगा कि हमें हर एक को बदलना है। और थर्ड पार्ट था x इज ग्रेटर देन 230, तो 230 को भी मैंने उसी तरह से पहले z में बदला, ठीक है ना। ये ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उसने प्रोबेबिलिटीज x की फॉर्म में पूछी थी, लेकिन हमारे पास तो कैलकुलेटर में z है, तो मैंने पहले x डेटे को इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदल के मैंने z में बदल लिया। और अब मेरा ख्याल काम हमारा बड़ा आसान है, स्ट्रक्चर्स बनेंगे हैं। उसी तरह से मैंने शेप बना ली, 1.60 की राइट साइड पे लिखा, और माइनस इनफिनिटी से एरिया लेना तो p के साथ, p 1.6, और एरिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर आ गया। सेकंड माइनस 0.6 टू 0.6, 0.6 इधर आ जाएगा, माइनस 0.6 इधर आ जाएगा। शक्ल ना भी आप बनाएं, और अगर आपको रटा लगा हुआ है और शक्ल नहीं भी है तो दैट्स फाइन। दिस p यानी कि प्रोबेबल जो कैलकुलेटर से, और माइनस दिस वन एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा? इन दो वैल्यूज के दरमियान वाला। लेकिन जरा बना लेंगे ना तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हम बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं।
थर्ड वन क्या है, राइट ऑफ जी, राइट ऑफ टू, टू इधर आएगा ना, टू इधर आएगा ये। अब स्टार्ट माइनस इन्फिनिटी से नहीं है, स्टार्ट वैल्यू से है, और एंड उसका जरूर प्लस इन्फिनिटी है, तो आर फंक्शन यूज कर, राइट ऑफ टू, तो 0.02275। तो आई थिंक सो कि आपको ये प्रोसीजर जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब आपने मेरे जो एक्सरसाइज बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उसका पहला क्वेश्चन आपने करना है। मैं जरा आपको इंडिकेट कर देता हूं। पेज है जी 136। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा हुआ है, आंसर्स नहीं लिखे हुए, कोई बात नहीं, आपने तो कैलकुलेटर से करना, तो गलती तो नहीं ना हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी जी बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स है, एक्स को पहले बस एक्स एक्सरसाइज करके आपने जी में बदल लेना है, और एक्स को जी में बदलने के लिए जो 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, वो मेंशन है। तो एक एक्सरसाइज या एक स्टेप आपको ये करना होगा कि पहले आपको एक्स को जी में बदल देना है, और जी में बदलने के बाद आप फिर उसको बदल लें। ठीक है जी। पहले मैं आपको फिर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले जब हम मैनुअल करते थे, यानी कि पेपर एमसीक्यूज नहीं थे, तो इस पर मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। अब तो वो पी और आर लिखना ये कौन सा मसला है, तो हमें टेबल रीड करने पड़ते थे। अब एक पोर्शन में आपको भी टेबल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस चैप्टर में है वो डायरेक्टली सारा कुछ कैलकुलेटर पे नहीं है, वहां मजबूरी बनेगी और वहां हमें भी टेबल पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैनुअल पेपर पहले होते थे, तो उस वक्त तो हमें हर कैलकुलेशन के लिए मैनुअल टेबल में जाना पड़ता था, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी था और थोड़ा सा एफर्ट भी लगती थी उसको समझने में, जबकि यहां पर ऐसा चीज का कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसकी